हेलो। तो अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को सही सुनाई दे रही है तो हम क्लास शुरू करते हैं भाई। आज पढ़ेंगे हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल। यूनिट नंबर 2 का हिस्सा है भैया बायो जियो केमिकल साइकिल। अच्छा, बायो जियो केमिकल साइकिल में हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक एग्जाम्पल पढ़ना बीएससी थर्ड ईयर का। अब बीएससी थर्ड ईयर में ही है तो वो है कार्बन साइकिल का। समझ पा रहे हैं? तो ये कार्बन साइकिल हम लोगों को पढ़ना है। और कार्बन साइकिल जो बायो जियो केमिकल साइकिल है, ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट में जो पर्यावरण है या एटमॉस्फेयर है, इस इन्वायरमेंट में कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है और किन किन रूपों से उसका कन्वर्जन होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है, उसके बारे में हमको देखना है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? इतना ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में है और 0.03% है, ठीक है ना? तो CO2 इन एटमॉस्फेयर 0.03, ठीक है ना? अब इसके बाद ये देखेंगे कि इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ग्रीन प्लांट में। याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया जो पौधों के अंदर होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो पौधों के अंदर होती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, जो गैस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो इन्वायरमेंट से ली जाती है। और इस इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है उसका सबसे मूल कारण है कि जो एनिमल्स हैं वह रेस्पायरेशन करेंगे, एनिमल रेस्पायरेशन, और साथ में प्लांट भी रेस्पायरेशन करता है। तो प्लांट भी रेस्पायरेशन करेगा। तो जब कोई ग्रीन प्लांट यानी पौधा रेस्पायरेशन कर रहा है तो यह कहाँ जाएगा? जो CO2 निकलेगा वो जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा इस ग्रीन प्लांट में जो कार्बन आया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो यूटिलाइज हुई है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि जो CO2 एटमॉस्फेयर में है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रीन प्लांट में जाएगी। और पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, यानी CO2 गैस लेता है, ठीक है ना? अब जब पौधा रेस्पायरेशन करेगा, श्वसन क्रिया करेगा, तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहां जाएगी? इन्वायरमेंट में जाएगी। एक साइकिल तो यहीं पे कंप्लीट हो गई कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड आई पौधे में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और कंप्लीटेड इन फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो ग्लूकोज है वह रेस्पायरेशन के लिए टूटेगा, फूड मटेरियल टूटेगा, रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेशन के बाद जो CO2 बनेगी, क्योंकि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस ली जाती है और बदले में CO2 छोड़ी जाती है, ठीक है ना? और जबकि फोटोसिंथेसिस में CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, ठीक है? अब देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट है यह फूड के माध्यम से, यानी खाद्य पदार्थ के रूप में पौधा एनिमल खाएगा, ठीक है ना? तो जो एनिमल्स हैं वो पौधों को भोजन के रूप में खाएंगे। जैसे कोई एनिमल है, जैसे हम लोग हैं, अगर किसी पौधे को खा रहे हैं तो फूड के रूप में खा रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने, एनिमल्स ने अगर पौधों को फूड के रूप में खाया तो ये कार्बन इस ग्रीन प्लांट के अंदर जो कार्बन था वो एनिमल के अंदर आ गया। अब एनिमल से वो कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। कैसे जाएगा भैया? रेस्पायरेशन के माध्यम से जाएगा। रेस्पायरेशन वह प्रक्रिया जिसमें कौन सी गैस ली जाती है? ली कौन सी जाती है? ऑक्सीजन गैस ली जाती है। प्रक्रिया कंप्लीट होने के उपरांत या बाद में इसका CO2 गैस जो रिलीज होता है वो इन्वायरमेंट में जाता है। तो एक साइकिल यहां से यहां तक कंप्लीट हो गई, दूसरी साइकिल यहां से यहां तक कंप्लीट हो गई। यहां से यहां तक का मतलब कि फोटोसिंथेसिस और पौधा रेस्पायरेशन किया, पुनः रिटर्न होकर वहां चली गई। एक प्रक्रिया के फोटोसिंथेसिस हुई, ग्रीन प्लांट में आया, उसके बाद फूड एनिमल इंटेक किया, इसके बाद एनिमल रेस्पायरेशन किया तो यहां चला गया। तो दो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। तीसरी साइकिल आप देखेंगे यहाँ पे कि जब एनिमल के अंदर आ गया, अगर मान लीजिए कि एनिमल डायरेक्टली डेथ कर गया, मर गया, अगर एनिमल मरेगा तो वो डिकम्पोज होगा। जब डिकम्पोज होगा तो उसकी कार्बन पूरन कहां रिलीज होगी? इन्वायरमेंट में रिलीज होगी, मिट्टी में रहेगी। इसके बाद है यहां से वह इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अब एक प्रक्रिया आप देखेंगे कि अगर ये पौधा ग्रीन है, अगर ये मरेगा, इसकी डेथ होगी, तो सेम प्रक्रिया एनिमल्स लाइक ये भी होगा, डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज होंगे और ये चले जाएगा, फिर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर प्लस सॉइल में भी कार्बन की मात्रा रहेगी। साथ में आप देखेंगे कि CO2 जो एक्वेटिक एनिमल में होता है, एक्वेटिक
एनिमल्स का मतलब होता है जो जल में रहने वाले जीव हैं, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वह कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पायरेशन करेंगे, ठीक है ना, तो रेस्पायरेशन करेंगे तो वह कहां जाएगा, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और जाएगा एटमॉस्फेयर में। साथ में आप देखेंगे एक प्रक्रिया जो सबसे खतरनाक या नेचुरल भी है, वो प्रक्रिया एक है कि जो कोयला डिपॉजिट होता है, तो कोयला बर्निंग पॉइंट है, वो जलेगा। जब कोयला जलेगा तो उसमें से कंबशन मतलब होता है दहन या जलना। जब ये कोयला डिपॉजिट जो इकट्ठा किया जाता है कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा है, और ये जब जलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो इन्वायरमेंट में जाएगी, यानी एटमॉस्फेयर में जाएगी, वायुमंडल में जाएगी। साथ में देखा है वोल्केनिक एक्टिविटी, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो लावा मैग्मा के साथ जो जलन होती है, यानी जो दहन होता है, तो अगर उसमें मान लीजिए कि भट्ठे की तरह धुआं निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, मलबा निकल रहा है, तो वह जो कार्बन है वह भी रिलीज होकर के कहां जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा। अभी से आप समझेगा कि जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उससे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में जा रहा है, कोयला है, कोयला को आप जलाएंगे, बर्निंग है, तो वो जाएगा इन्वायरमेंट में जाएगा। फोटोसिंथेसिस होगी, ग्रीन प्लांट में आएगा या चाहे एनिमल में जाएगा। अब ये रेस्पायरेशन करेंगे तो इसमें जाएगा, या चाहे एनिमल प्लांट जब मरेंगे तो वो डिपॉजिट होगी, इसमें डिकम्पोज हो जाएंगे, उसके बाद वो इन्वायरमेंट में जाते हैं। इसके अलावा समुद्र में रहने वाले जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो रेस्पायरेशन जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता है, वह जाएगा उसमें इन्वायरमेंट में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये था आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल के बाद आप एक टॉपिक और समझेंगे, वो टॉपिक है आपका इकोलॉजिकल इफिशियंसी का। तो इकोलॉजिकल इफिशियंसी क्या होती है भैया? इकोलॉजिकल इफिशियंसी का मतलब होता है, इकोलॉजिकल इफिशियंसी का मतलब होता है कि जो ट्रॉपिक लेवल है इकोसिस्टम में, जो ट्रॉपिक लेवल है, उस ट्रॉपिक लेवल में जो क्रमवार यानी चरण से ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4 में जो एनर्जी रिलीज होती है या उनके स्टोरेज की जो क्षमता होती है, वह ऊर्जा को स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं ट्रॉपिक, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल इफिशियंसी, ठीक ना। इकोलॉजिकल इफिशियंसी का मतलब होता है कि पारिस्थितिकीय दक्षता, ठीक है ना, पारिस्थितिकीय दक्षता बोलते हैं उसे। किसको बोलते हैं? जो इकोलॉजिकल इफिशियंसी होती है। उसमें क्या होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ग्रीन प्लांट है, ठीक है ना, मान लीजिए ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट के बाद फूड कहां जाएगा? प्राइमरी कहां जाएगा? कंज्यूमर में जाएगा, ठीक है ना। अब इस कंज्यूमर में किसमें जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा, उसके बाद फिर टर्शियरी कंज्यूमर में जाएगा, उसके बाद फिर क्वाटनरी कंज्यूमर में जाएगा। अब अभी कह रहा है कि ये जो प्लांट है ये सूर्य की ऊर्जा है, सन है, तो सन की जो सोलर एनर्जी है, सन की जो सोलर एनर्जी है, तो सूर्य की जो सोलर एनर्जी है वो कहां जाएगी? ग्रीन प्लांट में जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो जो सोलर एनर्जी वो कहां जाएगी? ग्रीन प्लांट में। और जब ग्रीन प्लांट में सोलर एनर्जी जाएगी तो यहां पे होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक ना, फोटोसिंथेसिस होगी। भैया जब फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस का एक डेफिनेशन है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑल टाइप ऑफ ग्रीन प्लांट। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें सभी ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे और इस सूर्य की सोलर एनर्जी को यानी सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो एनिमल्स यानी कंज्यूमर की कैटेगरी में हम लोग आते हैं, तो हम लोगों के अंदर जो ऊर्जा यूटिलाइज करने की क्षमता होती है वह केमिकल एनर्जी लेने की क्षमता होती है, ठीक है ना। हम लोग केमिकल एनर्जी लेते हैं, इसलिए हम लोग पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं और पौधे धूप के ऊपर निर्भर हैं। और तब जब धूप होगी, सनलाइट आएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो खाना बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो कंज्यूमर इसको लेता है। अब कंज्यूमर जो लेता है तो वो केमिकल एनर्जी लेता है, याद रखिएगा। और ये केमिकल एनर्जी सौर ऊर्जा से बनती है। इसके बीच में ग्रीन प्लांट के अंदर प्रक्रिया चलती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगी
ठीक है ना। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो सूर्य की सनलाइट यानी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, या विकिरणीय ऊर्जा, वो किस में कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज में, ठीक है ना। अब ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होगी ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, कंज्यूमर उसी केमिकल्स को लेता है, ठीक है ना। सबसे पहले जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, उसके बाद जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, उसके बाद जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर में, उसके बाद जाएगा क्वार्टररी कंज्यूमर में। अब ये देखिएगा कि सूर्य की निकलने वाली जो ऊर्जा है वह पौधा कितना यूटिलाइज किया है, कितना इसे स्टोर किया है। उसके बाद इसकी ऊर्जा जाएगी कंज्यूमर के प्राइमरी कंज्यूमर में, उसके बाद जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, उसके बाद जाएगी टर्शियरी कंज्यूमर में, उसके बाद जाएगी क्वार्टररी कंज्यूमर में। और ऊर्जा का लेवल हर स्तर पर घटता जाता है, इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है, अपराइट रहता है। इसलिए क्योंकि जब जब यह ट्रॉपिक लेवल, अब देखिएगा यहाँ पे ग्रीन प्लांट क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1 है, और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, ट्रॉपिक लेवल 2 है, ठीक है ना, ट्रॉपिक लेवल 2 है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, और टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो ट्रॉपिक लेवल 4 है, और क्वार्टररी कंज्यूमर है ट्रॉपिक लेवल 5 है। अभी कह रहा है भैया कि ट्रॉपिक लेवल 1 से एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 2 में जाएगी, ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3 में, ट्रॉपिक लेवल 3 से ट्रॉपिक लेवल 4 में, और ट्रॉपिक लेवल 4 से ट्रॉपिक लेवल 5 में जाएगी, तो हमेशा ऊर्जा माइनस होती जाती है, ठीक है ना। अब ट्रॉपिक लेवल 1 में जितनी ऊर्जा होगी इसका 10% नेक्स्ट में, और फिर उसके बाद जितना इसका होगा उसका 10% इसमें, और उसका जितना होगा उसका 10% इसमें जाएगा आगे, और इसका जो होगा 10% इसमें जाएगा। अभी कह रहा है कि ये 10% का सिस्टम है, तो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 10% लॉ दिया था, 10% लॉ, उनका नाम है लिंड्समैन, ठीक है ना। लिंड्समैन ने 10% लॉ का नियम दिया था, जो 1942 में दिया था, कॉइन किया था, समझ पा रहे हैं। तो 10% लॉ। अब इफिशियंसी क्या है कि सभी ट्रॉपिक लेवल की अपनी अपनी क्षमता होती है, जैसे इस ट्रॉपिक लेवल की अपनी क्षमता, 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 इस ट्रॉपिक लेवल की अपनी क्षमता है। सभी ट्रॉपिक लेवल की अपनी अपनी क्षमता होती है कि हमको कितना एनर्जी स्टोर करना है और कितना सामने वाले अगले ट्रॉपिक लेवल में देना है, सबकी अपनी क्षमताएं होती है। 10% का नियम ये बनाया हुआ है कि सभी, ऐसा माना जाता है कि सभी ट्रॉपिक लेवल्स अपनी एनर्जी 10% अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में देती है, बाकी 90% एनर्जी जो होती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो ये प्रक्रिया है जिसे आप इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहते हैं, और इसी को 10% लॉ भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब 10% लॉ जो है वो लिंड्समैन ने 1942 में दिया हुआ है, 1942 में दिया हुआ है, जिनके अनुसार ये बताया जाता है कि ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4, 5 में हमेशा ऊर्जा प्रवाहित होती है, यूनिडायरेक्शनल ऊर्जा प्रवाहित होती है, और यूनिडायरेक्शनल ऊर्जा जो प्रवाहित होती है उसमें 10% लॉ का नियम लगता है, हमेशा ऊर्जा कम होती जाती है। और यही कारण है कि जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं तो हमेशा कैसा होता है, वह नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते वो पतला हो जाता है, क्योंकि इधर एनर्जी अधिक थी, उसके बाद एनर्जी कम हो गई, उसके बाद और एनर्जी कम हो गई, उसके बाद और एनर्जी कम हो गई। जब एनर्जी का स्तर घटता जाता है तो पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ पतला होता जाएगा, समझ पा रहे। ये था आपका इकोलॉजिकल इफिशियंसी एंड 10% लॉ। इसके बाद आप एक चीज और समझेंगे जो आपने देखा था साइकिल्स के बारे में, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे यूनिट नंबर 2 जो आपका था वो यूनिट नंबर 2 आपका समाप्त होता है, और नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा वो आपका नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है यूनिट नंबर 3, जिसमें हमको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपको ये पढ़ना है कि जैसे एक एग्जांपल आपको पढ़ना है, या आप हाइड्रोशीयर का पढ़ें, या जियोशीयर का पढ़ें, या आप मीसोशीयर पढ़ें, मिजार्क या इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन जीरोशीयर एंड हाइड्रोशीयर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ना बहुत शुष्क होगा ना बहुत पानी वाला होगा, यानी गीली मिट्टी या नमीदार ऐसे जो प्लेस हैं उस पर सक्सेशन की जो प्रक्रिया होगी उसको कहते हैं जीरोशीयर सक्सेशन, ठीक है ना। सॉरी, जीरोशीयर नहीं, उसे मीजोशीयर सक्सेशन कहते हैं। जीरोशीयर मरुस्थली हो गया, हाइड्रोशीयर जली हो गया, और दोनों के बीच का स्टेज जो होता है उसी को मीजोशीयर कहते हैं या इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं, समझ पा रहे हैं। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। आज कल मैं आपको 10 तारीख को सभी क्लास की एक एक मॉडल पेपर दूंगा, जो आपका 2 घंटे के हिसाब से जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना।
और उम्मीद दिलाते हैं आपको कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको बढ़िया पेपर मिलेगा। ठीक है ना, बस आप उस कम समय में उस पेपर को अच्छे से ड्रा करिए और कुछ प्लान आपको बताएंगे कल कि किस तरह से एग्जाम दिया जाता है, कॉपी कैसे लिखी जाती है, आप कंटेंट बढ़िया लिखिए या कैसे लिखिए, किस तरह से कॉपी आप लिखेंगे तो आपका बेहतर नंबर भी होगा और देखने में काफी अच्छी भी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।